क्लास 10th का मैथ का क्रैश कोर्स, और इसमें 6 नंबर वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक बर्तन है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और वो किसके ऊपर है, एक अर्धगोले के ऊपर, और उसी त्रिज्या यानी दोनों की त्रिज्या क्या है, एक ही है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल में कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये है कि इसमें जो पूछा गया है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख के ये मत समझना कि इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, वो नहीं लगेगा। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कैसे निकलेगा देखो, दिया है। पहले तो इसको चित्र को बना लो। जो खिलौना है वो क्या है, एक शंकु के आकार का, और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक अर्धगोले के ऊपर, यानी इस तरह से है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या क्या होगी, ये पूरा व्यास है, आधी इसकी त्रिज्या होगी, ये यहां से यहां तक कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और दोनों की त्रिज्या क्या है, एक ही है, क्योंकि उसी त्रिज्या वाले, तो ये जो दिख रहा है ना, ये त्रिज्या इसकी भी है और इसकी भी है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहा है, ये निकालना है। संपूर्ण से मतलब यहाँ संपूर्ण क्यों बोला गया है, संपूर्ण इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका और इसका दोनों का मिला के संपूर्ण निकालना है। संपूर्ण का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि संपूर्ण के फॉर्मूले अलग हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले अलग हैं सभी में, चाहे वो शंकु हो, बेलन हो, अर्धगोला हो या गोला हो, सभी के अलग अलग हैं, और सभी में दोनों है, पृष्ठीय भी है संपूर्ण भी है। लेकिन यहाँ संपूर्ण लगेगा नहीं, लगेगा दोनों का पृष्ठीय, और जब दोनों जुड़ेंगे तो वो संपूर्ण हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो पहले शंकु के लिए लगा दे, या फिर हमें क्या करना है, पूरे खिलौने का निकालना है ना, तो हम दोनों का अलग अलग ना निकाल के एक साथ भी निकाल सकते हैं, पर दोनों के फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए कि हमें किस किस की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे, इसके लिए होता है पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल। तो पाई से तो मतलब है नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू तो स्टैंडर्ड होती है 22/7। अब आर की वैल्यू यहाँ है, एल तिरछी ऊंचाई वो नहीं है इसमें, तो पहले हम इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल दें, क्योंकि निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, तो पहले उसको निकाल लें। शंकु के लिए, और जिसके लिए भी निकालते हैं उसको लिखते हैं ऊपर के हम काम किसके लिए कर रहे हैं, शंकु के लिए कर रहे हैं। शंकु के लिए ये कितना दे रखा है, आर 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। अभी ये है, इसका देखो क्या मतलब है, ये अर्धगोला है, अगर हम इसको ऐसे ऊपर से मिला दें तो ये पूरा गोला बन जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या, ये केंद्र है, तो केंद्र से ये परिधि है पूरी, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये भी त्रिज्या होगी, क्योंकि ये भी केंद्र से परिधि तक है। अगर इधर मिलाएं तो ये भी वही चीज, ये भी वही चीज, ये सभी क्या होंगे, बराबर, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है वह त्रिज्या कहलाएगी। तो वो केंद्र से परिधि तक कहीं पे भी जाए, सभी जगह बराबर होगी। ठीक उसी तरह अगर ये अर्धगोला है, तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे करके बना है, इसलिए तो मैं लग रहा है कि ये ज्यादा है, ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल गोल होगा। तो गोल होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर। तो अगर ये 3.5 है तो ये भी कितनी होगी, 3.5। ध्यान से समझना, पूरा कितना है, 15.5। तो अगर ये 15.5 है तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 3.5। तो ये कितनी होगी, 15.5 में से 3.5 हट जाएगा, बाकी ये दूरी बची, कितनी बची ये, 15 में 3 गया, 5 से 5 हट गया, 15 में 3 गया, 12, यानी ये 12 सेंटीमीटर हो गई
शंकु की ऊंचाई। बात समझ आ रही है? तभी तो ये 12 और 3 जोड़ के 15.5 होगी पूरी ऊंचाई। तो यहां से h कितना हो गया शंकु के लिए? शंकु का h देखना है 12। निकालना क्या है? l। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से l की वैल्यू तो हमें निकालनी है। h का मान कितना है? 12 ऊपर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5, इस पे भी स्क्वायर है। तो एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, क्योंकि जितनी ऊपर घात होती है उस संख्या की उतनी ही बार गुणा। तो 12 गुणा 12 144। इसी तरह 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 3.5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? इसकी 2 बार गुणा। ठीक, तो पॉइंट अभी छोड़ दो, बाद में लगा देना। 5 पंजे 25, 5 तियां 15 और 2 17, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तियां 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और ये 1। अभी एक 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, एक के बाद जिसमें एक के बाद जिसमें, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12.25। दोनों को जोड़ देंगे 144 प्लस। अब देखो इसको जोड़ोगे तो पॉइंट कितना है? 25, और 144 में तो पॉइंट है नहीं, तो इसको छोड़ देना। छोड़ देने से मतलब है कि पॉइंट वाला नंबर तो उधर ही रहेगा। 144 और 12 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 156.25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या होगा? अंडर रूट। अब यहां ध्यान से समझो, ये कितना है? 156.25। या तो इसमें से 25 छोड़ दो, या इसमें 156 मान लो, या इसको 157। राउंड फिगर में वैल्यू लेंगे यहाँ एग्जैक्ट निकालने के लिए, तो फिर हमें डिवाइड रूल से इसका निकालना पड़ेगा क्या? वर्गमूल। क्योंकि ये पॉइंट का नंबर है तो डिवाइड रूल से निकलेगा, गुणनखंड विधि से निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर होंगे नहीं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो हम इसको राउंड फिगर में ले लेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यू चलती है आंसर में। तो 156 भी अगर हम मान लें इसको, तो अब थोड़ा ध्यान करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का 4, 3 का 9, यानी 3 गुणा 3। इसी तरह से देखते जाओ, 10 का कितना होगा? 100, 11 का 121, 12 का 144। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तुम करके देख लेना। 12 गुणा 12, 12 12 का तो अभी किया भी है, पीछे लिखा है ना 12 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 144। इसी तरह से 12 का 144, 13 का 169। अब यहाँ ध्यान दो, कितना आया? 144, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169, पर जो नंबर है 156, ये इसके बीच में आएगा। आएगा ना इसके बीच में? ध्यान से समझना बहुत। 144 और 169 के बीच में है, और लगभग लगभग बीच में ही है, क्योंकि 44 से कितना ऊपर है? 12 ऊपर है, और इससे कितना नीचे है? 4 और 9 13, 13 नीचे 12 ऊपर, लगभग बीच में ही है ना। तो अगर लगभग बीच में है तो 12 का स्क्वायर ये है, 13 का स्क्वायर ये है, तो ये भी किसका स्क्वायर होगा? इन दोनों के बिल्कुल बीच की संख्या के स्क्वायर के। बात समझ आ रही है? तो इसको लगभग कितना मान लेंगे हम? 12.5, क्योंकि 12 और 13 के बीच में 12.5 ही तो आएगा। तो इसका हम राउंड फिगर में वैल्यू कितनी ले लेंगे? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा है। वैसे वास्तविक अगर निकालोगे तो भी 12.6 या 12, सॉरी हाँ 12.6 या 12.54 या 12.59 इस तरह से आएगा। यही बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट निकालने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो मेन पर्पस है सवाल को हल करना। तो एल निकल के आ गया। अब इसका फॉर्मूला तो लग सकता है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल, क्योंकि पाई स्टैंडर्ड, आर दे रखा था और एल भी निकल के आ चुका है। अब दूसरा क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई, पाई भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू चाहिए, आर दे रखा है इसमें, तो अब आसानी से निकल जाएगा।
अब निकालेंगे, दोनों का अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक ही साथ निकालेंगे। लिखना क्या होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कैसे करेंगे, क्या क्या आकृति है इसमें, एक तो शंकु है प्लस अर्धगोला है, और क्या लगाएंगे इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण क्यों नहीं लगा रहे हैं, देखो संपूर्ण तो पूरे को मिला के हो गया, पर ये यहाँ केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने उधर लगाया, क्यों लगाया, देखो फिर समझो, मैं थोड़ा और क्लियर करके समझाऊं। ये है, ये शंकु है, ये शंकु नीचे से गोल होगा, जैसा कि आइसक्रीम होती है, कुल्फी वाली जो आइसक्रीम होती है, देखी है ना, क्या होता है वो इस तरह से होती है, ऐसे कोन से, और नीचे का हिस्सा जो होता है उसका गोल होता है, जिसके अंदर आइसक्रीम भरी जाती है, जिसके अंदर क्रीम डाली जाती है, वही तो होती है, तो नीचे का हिस्सा गोल होता है। तो संपूर्ण का मतलब ये होता है, ये जो पृष्ठ है ये वाला है, केवल इतना, ये पृष्ठ दिख रहा है इसका। और अगर संपूर्ण की बात आएगी तो ये नीचे वाला हिस्सा जो गोल है, ये हिस्सा भी लगाया जाएगा, ठीक है, ये जो इधर दिख रहा है ना, ये हिस्सा भी लगेगा गोल वाला, तब होता है संपूर्ण। तो यहाँ ये वाला हिस्सा कहाँ लग रहा है, ये वाला हिस्सा तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा दिख थोड़ी ना रहा है। ये जब गोला और उसको मिलाएंगे, मान लो ये जो हिस्सा है ये शंकु का है, और ये ऊपर वाला हिस्सा अर्धगोले का है, नीचे से ये पूरा गोल है। तो जब ये दोनों मिल गए तो ये हिस्सा तो बंद हो गया, ये हिस्सा थोड़ा ना दिखेगा, ये तो बंद हो गया, तो संपूर्ण का मतलब ही नहीं है। संपूर्ण तो इसलिए बोला क्योंकि ये पूरी आकृति का निकालना है। बात समझ आ गई। अब यहाँ शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान किसके लिए लगा रहे हैं, शंकु के लिए, तो शंकु के लिए आर का मान 3.5, आर तो दोनों के लिए एक ही है, और एल का मान ये 12.5 प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान किसके लिए, दोनों के लिए एक ही है। वैसे ये ध्यान रखना, अगर अलग अलग दिया हो तो ये अर्धगोले के लिए आर लगा रहे हैं हम दूसरा वाला, पर दोनों का आर एक ही है, तो यही रहेगा 3.5, 2 बार लिखा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब क्या करना है इसमें, अब इसकी कैलकुलेशन कर देनी है, कैलकुलेशन करके आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ध्यान से इनके पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाया जीरो बढ़ गया, इसी तरह यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे जीरो, यहाँ भी पॉइंट हटाया तो एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद सभी जगह पे एक एक नंबर है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं एक लिखकर उतने ही जीरो बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ 22/7 इधर भी, 22/7 इधर भी, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, सवाल आसान हो जाएगा। और जो जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आता है तो कॉमन जरूर निकाला करो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 35/10 यहाँ भी दिख रहा है, 35/10 यहाँ भी दिख रहा है, इसको भी कॉमन निकाल लो, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है। अब देखो यहाँ 125.10 है, पर इधर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो, ये और ये कॉमन निकल गए, बचा क्या यहाँ पे 125, पॉइंट तो हट चुका है, बटे में 10 प्लस इधर ये 2 बचा, गुणा 35.10, ये कॉमन निकाल दिया, और ये 35/10 ये बच गया। अब देखो यहाँ ध्यान से कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो कट रहा है उसको काट दो, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में, ठीक है, इतना कट गया, यहाँ क्या बचा 11। अब इधर आ जाओ, इसको ये कैंसिल तो हो रहा है, कैंसिल अगर दोनों तरफ हो तो करना, जैसे इधर दिख रहा है ना, इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, तब तो इसको कर दो। अगर ये दोनों तरफ कैंसिल नहीं होता, एक तरफ होता तो नहीं करते, क्यों, क्योंकि फिर हमें दोनों तरफ बटे में एक जैसी संख्या मिल जाती, तो एलसीएम लेके सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर संख्या अलग अलग हो गई तो फिर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, सवाल आसानी रहेगा, थोड़ा सा उलझ जाएगा। तो क्या करना है, इसको काट दो, 5 से कट रहा है ना, 5 दूनी 10,
ये भी 5 से, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, पचम 25, इधर काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये 2 से 2 भी काट दो, तो यहाँ कितना बचा 25 बटे में 2, प्लस इधर कितना बचा 7 बटे में तो कुछ बचा नहीं, इसके बटे में 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 2 में 2, एकम 2 एक बार में, 1 की गुणा 25 से 25 बार में, प्लस 1 के पहाड़े में 2, 2 बार में आएगा, 1 दूनी 2, जितनी बार में आएगा उसकी गुणा ऊपर 2 बार में आया तो 2 सत्ते 14। ठीक है, अब देखो इधर 11 गुणा 25 और 14 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25 4 29 और 10 39 बटे में 2। अब ये कटेगा तो है नहीं, इसकी गुणा कर दो, 11 नीम 99, 9 बचा हासिल का, 11 तिया 33, 33 और 9 42 बटे में 2। आंसर यहीं छोड़ना चाहूं तो यहाँ छोड़ देना, और अगर पॉइंट में छोड़ना है तो इससे भाग कर देना, कितना है 429, 2 से भाग करना, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 9 उतारा 2 चौक 8, 9 में 8 गया, 1 पॉइंट लगाना 0, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 214.5, और ये क्या आएगा आगे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या निकाला है हमने क्षेत्रफल। यूनिट लिखना जरूर है, यूनिट लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे सवाल में अगर 6 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर केवल इतनी ही चीज का है यूनिट लिखने का, 1 नंबर इसका मिलेगा, 5 नंबर पीछे सवाल करने के। वो सवाल करने में भी ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं इन फॉर्मूलों को लिखने के भी 1 नंबर है। ठीक है, तो 1 नंबर ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी कैलकुलेशन के नंबर है। बात समझ गए। और अगर किसी सवाल में चित्र बना रहे हो तो 1 नंबर चित्र का मिलेगा। यानी सवाल जो भी होता है, सवाल पार्ट बाई पार्ट नंबर मिलते हैं, जितना भी काम करोगे उतना नंबर पाओगे, इसलिए पूरे सवाल को ध्यान से करा करो, उसमें कुछ ना कुछ तो सही होगा, जो सही होगा उसका नंबर तो मिलेगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करो इसे। प्रश्न संख्या 2, इसमें कह रहे एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दो तरह के भवन है, एक बहुमंजिला भवन है और एक है 10 मीटर ऊंचा भवन। तो उस बहुमंजिले भवन से जब 10 मीटर ऊंचे भवन को देखा जा रहा है तो उसके यानी जो 10 मंजिला ऊंचा भवन है उसके शिखर का कोण दे रखा है और उसके तल का कोण दे रखा है, और जो बहुमंजिला भवन है जिस पर से खड़े होकर देखा जा रहा है उस भवन की ऊंचाई बतानी है कि उस भवन की ऊंचाई कितनी है। इस तरह के सवालों में 2 तरह के कोण आते हैं, एक अवनमन कोण आता है और एक उन्नयन कोण। तो पहले भी बताया जा चुका है। उन्नयन कोण कौन सा होता है, जो नीचे से ऊपर देखने पर बनता है, और अवनमन कोण कौन सा होता है, जो ऊपर से नीचे देखने पर। तो बहुमंजिला भवन से नीचे की तरफ देखा जा रहा है क्योंकि 10 मीटर ऊंचा भवन बहुमंजिला भवन से नीचा होगा, तो इसलिए जो है कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन। ठीक, अब देखो इधर मान लो ये एक बहुमंजिला भवन है, ठीक है, इसमें कई सारे मंजिल है, बहुत सारे मंजिल है, और इधर है एक 10 मीटर ऊंचा भवन, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, दोनों जमीन पे ही खड़े हुए। ठीक, जब इस बहुमंजिला भवन के शिखर यानी यहां से खड़े होके हम देख रहे हैं तो ये जो 10 मीटर ऊंचा भवन है इसका ये जो कोण बन रहा है, तो जैसे यहाँ दे रखा होगा वैसे ही लिखोगे 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल। पहला क्या है शिखर, तो पहला वाला कोण किसका होगा शिखर का, तो यानी ये शिखर बन रहा है, इसका कोण कितना है 30 डिग्री। और जब यहीं से खड़े होकर तल को देख रहे हैं तो ये जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें इस भवन की ऊंचाई बतानी है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई को हम h मान ले रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है h। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर ये 10 मीटर है तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी 10 मीटर ही होगी क्योंकि ये है तो बराबर। और अगर ये पूरी h है और इसमें से इतनी 10 है तो इस पूरी में से अगर इतनी घटा दे तो इतनी बच जाएगी। बात समझ आ रही है।
ये पूरी ऊंचाई है, इस पूरी ऊंचाई में से हम इतनी ऊंचाई को घटा दें तो इतनी ऊंचाई हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो क्या होगी, अगर मान लो ये पूरी 50 होती तो 50 में से ये 10 घटाते, ये 40 बच जाते। पर ये h है तो कितनी हो जाएगी, h माइनस 10, ये यहाँ तक। ठीक, फिर इसके बाद इसको नाम देंगे ए बी सी डी और ई। अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, जहां कोण होते हैं वहां से त्रिभुज देखते हैं, तो हम दोनों त्रिभुज को एक एक बार करके लेंगे। उसके बाद हमें जो h का मान निकालना है वो हम निकाल कर लेकर आएंगे। देखो, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। पहले मान लो मैं त्रिभुज लेता हूँ बी ए ई, त्रिभुज बी ए ई में, और त्रिभुज ना लिख करके हम त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज ही हो गया। अब त्रिभुज बी ए ई में देखो ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण है। तो जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना है, ये पूरा, तो पूरा तो h था, और आधार कितना है, ये आधार नहीं दिया, इसको x मान लो। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि तो ये दोनों बराबर है। तो आधार कितना हो जाएगा, x, और थीटा कितना है, ये, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज लिया तो ये वाला थीटा 45 डिग्री। इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। लंब और आधार किस में आते हैं, tan में। और पहले भी बताया जा चुका है कि जो ऊंचाई दूरी का सवाल आएगा उसमें 95% सवालों में लंब और आधार ही आएगा। केवल 5% सवाल होंगे जिसमें लंब और आधार के अलावा आधार या कर्ण या लंब और कर्ण इस तरह की साइड बनेगी। तो tan थीटा में आता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें वैल्यू लगाएंगे थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, थीटा की जगह 45। लंब कितना है h, लंब की जगह h। आधार कितना है x, आधार की जगह x। tan 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1 होती है। h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x की गुणा 1 से x बराबर में h। इसको ऐसे ही समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, एक त्रिभुज लग गया। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे सी डी ई। त्रिभुज सी डी ई में ये भी त्रिभुज वैसे ही, यहाँ से ये समकोण बन रहा है तो ये इसका लंब हो गया। पर ध्यान से देखना लंब है कितना है इसमें, लंब केवल इतना है, और इतने की ऊंचाई क्या थी, h माइनस 10। दूसरा इसमें आधार, आधार इसके लिए भी x ही रहेगा, और थीटा, इसके लिए थीटा बदल जाएगा, ये है क्योंकि ये वाला समकोण है, ये वाला त्रिभुज है। इसमें भी वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसमें वैल्यू लगा देंगे। tan थीटा का मान कितना है इसमें 30 डिग्री, और इसमें लंब कितना है h माइनस 10 बटे आधार, आधार कितना है x। tan 30 की वैल्यू √3 h माइनस 10 बटे में x। अब x हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। तो h तो सवाल में रहेगा तभी तो h का मान निकलेगा, अगर इसको हमने हटा दिया तो मान नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखो x बराबर h, तो x और h दोनों क्या है बराबर, यानी x की जगह पे h को रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ लिखना समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ √3 h माइनस 10 और बटे में x, x की जगह क्या आ जाएगा h, ये h। इसके बाद तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये h की गुणा इधर हो जाएगी, √3h बराबर h माइनस 10। हमें h का मान निकालना है तो दोनों h एक तरफ, ये तो है इधर, इसको भी उठा के इधर लाओ।
√3h, ये प्लस का h इधर आके माइनस का, और इधर बचा ये माइनस का 10। ठीक, h का मान निकालना है, h दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन निकाल दो। यहाँ बचेगा √3, h कॉमन आ गया, यहाँ से h कॉमन, कुछ नहीं बचा तो 1 -10, h बराबर -10, ये √3 बटे √3 - 1 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये √3 - 1 जो आया, या तो सवाल में √3 की वैल्यू दे रखी होगी, पर इसमें तो नहीं दी थी, नहीं दी है तो इसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे, देते तो लगाते। क्या होती है इसकी वैल्यू 1.732, पर इसमें नहीं दी है तो मत लगाना, कॉन्जुगेट लगाना है इसमें। -10 कैसे लगाना है कॉन्जुगेट, देखो ये √3 - 1 है, इसका अपोजिट साइन ले लो, माइनस है तो प्लस, √3 + 1, और नीचे भी √3 + 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा तो हट भी जाएगा। -10 √3 + 1, नीचे जब भी कॉन्जुगेट लगता है तो a - b a + b का फॉर्मूला बनता है, यानी a² - b², a² - b की जगह 1 और a की जगह √3, -10 √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है 3, 1 का स्क्वायर 1, -10 √3 + 1, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ h बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 5 और ब्रैकेट में √3 + 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट जो दे रखी थी वो लिखना, मीटर दे रखी थी तो मीटर। ठीक है, अभी पीछे सवाल में बताया था यूनिट का 1 नंबर होता है। ठीक, अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस को छोड़ दोगे, तो जब फाइनल आंसर लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, h बराबर 5 √3 + 1 मीटर। माइनस क्यों छोड़ा, क्योंकि लंबाई, दूरी, ऊंचाई, ये चीजें कभी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, कुछ ना कुछ तो होगी, माइनस होने का तो कोई मतलब नहीं है कि लंबाई -5 है। माइनस का मतलब होता है चीजें जो है उसमें से भी खत्म हो जाना, यही तो होता है माइनस का मतलब। तो लंबाई या दूरी कभी माइनस नहीं हो सकती, ना ऊंचाई में, ऊंचाई कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, नोट करो इसको।